जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 1831 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज दोस्तों 1832 नंबर से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? लोहा लोहा का सूत्र हमारा क्या है दोस्तों? ये जो Fe दिया गया है ये क्या है? लोहा। और लोहा की बात करें तो ये लोहा हमारा क्या होता है? कॉपर से क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। तो ये लोहा किसको रिफ्लेक्ट, इस कॉपर को, ये लोहा इस कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर के जगह पर ये Fe खुद चला जाएगा। तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सॉरी, Fe हमारा किसको डिस्प्लेस कर रहा है? इस कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे बना रहा है, FeSO4 बना रहा है। और कॉपर को अलग कर दिया। तो जो कॉपर को अलग किया तो वही हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? अवक्षेपण की मतलब हो गया दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट। अवक्षेपण का मतलब क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी हमारा दोस्तों जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये मेन कंपोनेंट है हमारा। ये क्या है? ये मेन कंपोनेंट है। तो ये दोस्तों हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा नहीं होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन देखें तो ये PbNO3 का होल 2 प्लस KI, ये पोटेशियम यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसके बारे में पिछले कुछ क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा था दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है यानी कि इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया हम किसको बोलते हैं? जिस रिएक्शन के बाद दोस्तों एक मेन कंपाउंड होता है और एक क्या होता है? अवक्षेपण होता है। यानी कि एक सॉलिड के रूप में जो जमा होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या बनाएगा? ये PB, तो जब ये रिएक्शन करेगा दोस्तों तो ये क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के साथ साथ ये क्या करेगा? ये आयोडीन हमारा Pb के साथ नहीं होगा, यानी कि PbI2 का निर्माण करेगा। PbI2 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो KNO3 हमारा हो गया, क्या हो गया? ये मेन कंपोनेंट के रूप में हो गया। ये क्या हो गया? मेन कंपाउंड या तो कंपोनेंट के रूप में हो गया। और ये जो PbI2 होगा ये हमारा क्या होगा? व्हाइट कलर का एक प्रिसिपेट जमा होगा, यानी कि ये प्रिसिपेट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं या अवक्षेपण बोलते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? एसिड है, ये बेस है। ये भी एसिड है, ये बेस है। ये एसिड है, बेस है। और एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनाता है दोस्तों? सॉल्ट बनाता है। साथ ही साथ क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो ये H2O हमारा दोस्तों प्रिसिपेट के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि ये हमारा यहाँ पे ये लिक्विड के रूप में काम करता है। ये यानी कि दो कंपाउंड इसमें बनता है इन सब में। तो ये हमारा क्या है? सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है। तो जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वही हमारा अवक्षेप कहलाता है। तो यहाँ पे PbI2 जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, इसलिए अवक्षेप कहलाएगा। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया नहीं है? संतुलित अभिक्रिया का मतलब क्या दोस्तों? जितने परमाणु संख्या बाएं तरफ होगा एरो के, उतने ही परमाणु संख्या एरो के दाएं तरफ होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। Ag यहाँ पे एक है, Ag यहाँ पर भी एक है। Ag एक और Ag एक, यानी कि Ag हो गया सेम दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम Cl की बात करें तो इधर एक Cl है और यहाँ पे एक Cl, और यहाँ दो से जब मल्टीप्लाई है दोस्तों, यानी कि Cl यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। Cl क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? संतुलित नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। Ag एक है इधर, तो इधर भी Ag एक है। NO3 Na NaCl यानी कि ये दोस्तों हमारा संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। तो दोनों का ये हमारा संतुलित है, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। 3Ag। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ये Cl3 हो गया। यहाँ पे Cl3 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो एक है, तो ये भी हमारा संतुलित नहीं है। 2Ag NO3 लेकिन यहाँ पे दोस्तों NO3 जो है, NO3 यहाँ पे
NO3 इतना ही नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2NO3 है। क्या है? 2NO3 है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ NO3 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा संतुलित नहीं है। तो संतुलित ऑप्शन की बात करें तो सिर्फ बी नंबर का है जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया माना जाता है? द्विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या था दोस्तों? एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा, और साथ ही साथ में उसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर द्विस्थापन अभिक्रिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो भी होगा दो कंपाउंड होगा। विस्थापन अभिक्रिया का हमारा कब होता है? एक होता है, पहला कंपाउंड होता है और दूसरा कंपाउंड होता है, और साथ ही साथ उदाहरण की तरफ दो कंपाउंड होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो दो प्रोडक्ट भी दो बनता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ZnCl2 की बात करें दोस्तों, तो ये द्विविस्थापन नहीं है दोस्तों, ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये इस Zn को क्या करता है, इस Fe को रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अब इस जगह पे अगर बात करें दोस्तों, तो HCl यानी कि ये H क्या कर रहा है, इस पोटेशियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और ये पोटेशियम इस हाइड्रोजन को कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो दोनों डिस्प्लेस कर रहा है या विस्थापित कर रहा है, तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट या तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब चौथे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो एक कंपाउंड से यहाँ पे दो कंपाउंड का निर्माण करता है, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड का निर्माण करता है, तो वो हमारा क्या होता है? विघटन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथेन क्लोराइड का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सबसे पहले दोस्तों हम मीथेन यानी कि CH4 और क्लोरीन गैस से यानी कि Cl2, जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो यहां पे हमारा क्या होगा दोस्तों? CH3Cl बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? HCl का निर्माण करेगा। क्या करेगा? HCl का निर्माण करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड हो गया, साथ ही साथ HCl का भी निर्माण हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि एक देखिए दो क्लोरीन था, तो दो क्लोरीन में दोस्तों एक क्लोरीन यानी कि दो, यहाँ से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन निकल करके एक HCl बना लिया, और एक क्लोरीन क्या हुआ? CH3। देखिए यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, तो इस चार हाइड्रोजन में दोस्तों ये तीन हाइड्रोजन बचा, और तीन हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन इसके पास आ गया, और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, उसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये मिथाइल क्लोराइड और ये HCl बन गया। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों अगर हम देखा जाए तो दहन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? दहन हम उसे बोलते हैं जिसमें हीट जरूरत पड़ता है, हीट का हम उसमें डालते हैं, तो वो हमारा दहन अभिक्रिया कहलाता है। और योगज दोस्तों, और योगज अभिक्रिया हम किसको बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया को हम योगज अभिक्रिया बोलते हैं। और ऑक्सीकरण की बात करें तो रिएक्शन कराने के लिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा तीनों नहीं होगा, तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? विद्युत अपघटनी का अर्थ होता है दोस्तों, विद्युत अपघटनी का अर्थ होता है दोस्तों कि आयन में टूटना। क्या होता है? आयन में टूटना। तो आयन अपघटनी हमारा अधिकतर जो होता है दोस्तों वो H2O में होता है। क्या होता है? H2O में होता है। जैसे कि देखिए अगर H2O की बात करें तो अपघटनी का अर्थ क्या है? टूटना। अपघटनी का मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा? हमारा H2 का टूटेगा, तो यहाँ पे हमारे H2 और यहाँ पे O2 निर्माण होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टूटने के बाद हमारा अपघट यानी कि टूट जाता है, तो ये हमारा आयन में टूटता है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा, जो विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन का अर्थ होता है दोस्तों कि दो एलिमेंट या तो दो कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड का बनाता है। देखिए इसमें से दो 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 उत्पाद मिलकर के दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोडक्ट सॉरी ये एक यौगिक दो यौगिक में टूट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए दोस्तों दो यौगिक हैं,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा सही सी नंबर का सही हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें दो जुड़ रहा है, दो एलिमेंट या तो कंपाउंड जुड़ने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो जो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, दो जुड़े या तीन जुड़े मिल करके क्या करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि उत्पाद बनेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। फेरस सल्फेट यानी कि Fe2SO4। फेरस सल्फेट की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। अब इस FeSO4 की बात करें दोस्तों, जब हीट किया जाता है, यहाँ पर क्या बोला, गर्म करने पर, तो जब हीट किया जाएगा तो हीट करने के बाद दोस्तों ये Fe2SO3 उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है। अवक्षेपित मतलब दोस्तों वो प्रिसिपेट होगा, यानी कि लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2 प्लस सोडियम आयोडाइड, क्या बोला है, सोडियम आयोडाइड, यानी कि सोडियम आयोडाइड। ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक दूसरे को पहले क्या करेगा, विस्थापित करेगा। जो यानी कि दोस्तों जिसमें अवक्षेपित प्राप्त होता है वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। ये सोडियम इस NO3 के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। उसके बाद ये पीबी क्या करेगा, इस सोडियम को डिस्प्लेस कर करके यहाँ पे पीबीआई का निर्माण करेगा, पीबीआई का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो अवक्षेपित प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ये जो हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा, मेन कंपाउंड के रूप में होगा। ये क्या होगा, मेन कंपोनेंट के रूप में होगा। और मेन कंपाउंड के बाद जो हमारा अलग कंपोनेंट या जो अलग प्रोडक्ट प्राप्त होता है या उत्पाद या यौगिक प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है, जो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो पीबीआई यानी कि लेड आयोडाइड क्या है, लेड आयोडाइड, यानी ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। तो अनबुझा चूना का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को बुझाने के लिए क्या डालते हैं, हम जल डालते हैं। तो जल डालने के बाद ये हमारा क्या होता है, CaOH का होल 2 बनाता है, साथ ही साथ क्या करता है, हीट का रिलीज करता है। और जिस रिएक्शन में हीट का रिलीज करता है, जो हीट का रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन या तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2। जब PbNO3 का होल 2, जब इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या मिला जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब है Ki, और जब Ki को मिलाया जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा दोस्तों, ये आई क्या करेगा, पीबी के साथ मिल करके PbI2 का निर्माण करेगा। क्या करेगा, PbI2 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दो चीज प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड। क्या प्राप्त हो रहा है, लेड आयोडाइड। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा लेड आयोडाइड, जो कि बी नंबर का ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। HCl के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। HCl के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं, जिसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, HCl हो गया, HCl हो गया।
अब HCl के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं दोस्तों? ऑक्साइड दो तरह का हो सकता है, एक धातु ऑक्साइड होगा, क्या होगा? धातु ऑक्साइड होगा, और एक अधातु ऑक्साइड हो सकता है, अधातु ऑक्साइड होगा, क्या होगा? अधातु ऑक्साइड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड को लेके देखते हैं, यानी कि कोई भी धातु को हम यहाँ पे लेंगे और उसका ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन हम धातु वही लेंगे दोस्तों जो ऑप्शन में हमें दिख रहा होगा, जो ऑप्शन में क्या हो हमें दिख रहा होगा। एकमात्र दोस्तों अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार, तो हमें यहाँ पे कॉपर धातु दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉपर धातु दिख रहा है। तो कॉपर धातु के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, क्या करेंगे? कॉपर ऑक्साइड का धातु रिएक्शन लेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड हम लेंगे। अब कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, Cu क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये Cu इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके CuCl2 का निर्माण करेगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O का निर्माण करेगा, क्या करेगा? H2O का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे अगर सही कथन की बात करें दोस्तों, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? CuCl2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? CuCl2 मिल रहा है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब HCl के साथ हम ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो CuCl2 मिलता है, यानी कि लवण के रूप में या सॉल्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारा CuCl2 क्या होगा, सॉल्ट के रूप में यहाँ पे या लवण के रूप में प्राप्त होता है, क्या होता है? लवण के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन Cu में था इसलिए Cu लिया, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन में अगर कुछ और होता तो हम अलग चीज लेते, जैसे कि सोडियम होता तो सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, पोटेशियम होता तो पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं, तो वहां पे अलग अलग धातु हम ले सकते हैं। जिंक, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है। जिंक, जिंक के कण यानी कि जिंक, देखिए दोस्तों जिंक हमारा क्या है, जिंक की बात करें ये जिंक हो गया, और जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तनु, तनु मतलब होता है दोस्तों डाइल्यूटेड, क्या होता है? डाइल्यूटेड, यानी कि वो पानी के रूप में होगा, यानी कि पतला होगा, क्या होगा? डाइल्यूटेड या तनु मतलब क्या होता है? पतला। और एक होता है कंसंट्रेटेड, मतलब वो मतलब होता है गाढ़ा, मतलब ज्यादा गाढ़ा होगा या डेंसिटी उसका ज्यादा होगा। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, Zn हमारा हाइड्रोजन से क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, या तो ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक हमारा हाइड्रोजन से, तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद इसके स्थान पर ले लेगा और ZnSO4 का निर्माण करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेगा, H2 गैस का निर्माण करेगा, क्या करेगा? H2 गैस का निर्माण करेगा, यानी कि जो रंगीन गैस उत्पन्न होगा, रंगीन गैस हमारा कौन सा उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा उसका क्या पूछा गया है, तो हम पहले देख चुके हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस हमारा जब भी निकलता है तो वो पॉप साउंड देता है, क्या देता है? पॉप साउंड देता है। वो क्या देता है? पॉप साउंड। अगर ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे हम एक मोमबत्ती जला के रखे हैं, ये क्या है? मोमबत्ती जला के रखे हैं, और मोमबत्ती जला के जब रखते हैं तो मोमबत्ती जलता है, और इस हाइड्रोजन गैस को जब ऊपर से प्रवाहित किया जाएगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, पॉप साउंड, फट 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 करके पॉप साउंड का आवाज देगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखिए दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस जब भी होगा वो रंगीन गैस है, वो क्या है? एक रंगीन गैस है, और रंगीन रंगीन गैस होने के साथ साथ वो क्या है, वो पॉप साउंड देता है। तो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या करता है, हमेशा पॉप साउंड देता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? अभिकारक, जब उदासीनीकरण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। जब एसिड और बेस का निर्माण होता है तो वो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट का निर्माण करता है। क्या करता है? सॉल्ट यानी कि लवण का निर्माण करता है, साथ ही साथ H2O का निर्माण करता है। तो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार हमारा जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों पिछले क्लासों में हमने डिटेल से बातें कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा तभी संभव होगा जो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दो तत्व यहाँ पे भी होना चाहिए, जैसे कि देखिए इसमें क्या है, सोडियम है और ये सल्फेट है, दो तो होना चाहिए, यानी कि यौगिक में होना चाहिए, यहाँ पे भी यौगिक में होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, द्विस्थापन अभिक्रिया संभव हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए यौगिक में है, यौगिक में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है,
यहाँ पे यौगिक में है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे यौगिक है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, यौगिक में है। तो दोनों क्या होना चाहिए, यौगिक में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों जो हमारा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। और एकमात्र ऑप्शन ए नंबर का है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे एक अवक्षेप अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट के रूप में अवक्षेप प्राप्त होगा। पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, K2SO4। क्या हो गया, K2SO4 के साथ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तब हमारा क्या होगा, BaSO4 यानी कि Ba क्या करेगा, इस K को, ये K क्या कर, देखिए दोस्तों, अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो जो पोटेशियम होता है वो बेरियम से ऊपर होता है। तो ये मैं मुख्य रूप से क्या करेगा, ये बेरियम जो होगा, इस सॉरी ये जो पोटेशियम होगा, ये क्या करेगा, Ba को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, Ba को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा, ये KCl बनाएगा। क्या बनाएगा, KCl का निर्माण करेगा। क्या करेगा, KCl का, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन बन जाएगा। यानी कि ये K क्या करेगा, इस Cl के साथ कंपाउंड हो जाएगा, और ये Ba क्या होगा, इस SO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिक के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है। दो यौगिक के बीच होने वाले संयोजन अभिक्रिया, तो दो यौगिक यानी कि दोस्तों दो यौगिक का जब निर्माण होगा, देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा दो यौगिक के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है। तो पहला ऑप्शन को अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो वो हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CaOH का होल 2 हमारा होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो हम क्या जानते हैं, जब बिना बुझा हुआ चूना में या अनबुझा चूना में पानी को हम डालते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, ये भी हमारा एक यौगिक हो गया। तो ये दोनों यौगिक मिलने के बाद हमारा क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, हीट का रिलीज करता है। क्या करता है, हीट का रिलीज करता है। तो और यहाँ पे साथ ही साथ क्या होगा, एक नया कंपाउंड या नया यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा, सही हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, अमोनिया का निर्माण। तो अमोनिया का निर्माण हमारा कैसे होता है दोस्तों, नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन मिलता है हमारा, तो वो हमारा क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यौगिक के रूप में है, लेकिन ये क्या है, एक तत्व के रूप में है, यानी कि यौगिक या मेन कंपाउंड के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो संयोजन अभिक्रिया के रूप में है वो ए नंबर का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी मुक्त करता है। पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके साथ हम जब जल का रिएक्शन करवाते हैं तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बनाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हीट का भी क्या करता है, रिलीज करता है। हीट को भी क्या करता है, रिलीज करता है। तो वैसे रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब शुष्क बुझे हुए चूने का
क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा। देखिए दोस्तों, बुझे हुए चूने, सबसे पहले हमने क्या देखा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना बुझा हुआ चूना है। अब इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो जैसे पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, बुझ जाएगा, और बुझने के बाद हमारा क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हीट का रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो बात किया गया है बुझे हुए चूने, तो ये क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना आ गया। क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। अब इस बुझे हुए चूने को क्या करना है, क्लोरीनीकरण करना है, यानी कि क्लोरीन से क्या करना है, गैस से रिएक्शन करवाना है। तो जैसे इस क्लोरीन गैस से हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, सी क्या बनाता है दोस्तों, CaOCl2 का निर्माण करता है। क्या करता है, CaOCl2 का निर्माण करता है, साथ ही साथ H2O का निर्माण करता है। और ये जो हमारा जो बन के आता है दोस्तों CaOCl2, ये हमारा क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, या तो जो पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर। और इसका रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा कहलाएगा। हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, क्या एसिटिक अम्ल बनाता है, बिल्कुल नहीं। बिना बुझा हुआ चूना बनाता है, देखिए दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। तो बिना बुझा हुआ चूना कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिल्कुल सही दोस्तों, सी नंबर का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे दोस्तों हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, या तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाने पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों AgNO3 प्लस जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी कि LaCl, ये जलीय विलयन का अर्थ क्या हो गया जानते दोस्तों, ये जलीय विलयन का अर्थ हो गया, ये हमारा जो AgNO3 होगा ना, ये एक्वस फॉर्म में होगा। क्या होगा, एक्वस में, यानी कि AQ जहां पे देखते हैं दोस्तों, AQ जहां पे दिखता है वो क्या होता है, एक्वस होता है। और कहीं कहीं DIL लिखा होता है उसका मतलब डाइल्यूट होता है, और CONC जहां पे लिखा होता है उसका मतलब कंसंट्रेटेड होता है। तो ये केमिस्ट्री में दोस्तों ये मुख्य रूप से 3-4 वर्ड यूज किए जाते हैं। और जहां पर तहां दोस्तों S लिखा होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और जहां तहां L लिखा होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये टर्म केमिस्ट्री का दोस्तों याद रखिएगा। तो ये जलीय विलयन का मतलब है यहाँ पे एक्वस होगा, को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, हम क्या चाहते हैं, जो सोडियम हमारा होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है सिल्वर के तुलना में। तो यहाँ पे क्या करेगा, NaNO3 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, AgCl का निर्माण करेगा। क्या करेगा, AgCl का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे अगर अवक्षेप के रूप में की बात करें दोस्तों, तो अवक्षेप के रूप में हमारे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप के रूप में बात करें तो ये तो हमारा हाईली रिएक्टिव है, सोडियम हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो जो हाईली रिएक्टिव के साथ कंपाउंड बनाता है वो मेन कंपाउंड होता है। क्या होता है, मेन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जो मेन कंपाउंड की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, मेन कंपाउंड, या तो मुख्य प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, मेन प्रोडक्ट या तो मेन कंपाउंड, मेन प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या होता है, प्रिसिपेट होता है। क्या कहलाता है, प्रिसिपेट, या तो अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप या तो प्रिसिपेट कहलाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। यानी कि सिल्वर का कलर ही व्हाइट होता है दोस्तों, तो ये क्या करता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपेट देता है। तो यहाँ पे AgCl यानी कि बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप उत्पन्न करता है, पीला नहीं दोस्तों, जब चांदी हमारा सफेद कलर का है तो पीला कैसे दे सकता है। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कि B नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड का क्या मतलब हो गया, CuSO4। और तनु दोस्तों, तनु हमने क्या देखा, बताया था कि जहां पे DIL उसी को बोलते हैं डाइल्यूट या तो तनु, यानी कि क्या होगा, ये कम गाढ़ा होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, पानी ज्यादा मिक्स किया होगा, यानी कि कम डेंसिटी होगा इसका। और HCl, अब इस HCl के साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ पे लिखा गया कि नीला हरा हो जाता है, अम्ल का क्या होता है, नीला हरा हो जाता है। निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, निर्माण क्या करेगा, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या बन करके आएगा,
तो देखिए दोस्तों प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, CuCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2O का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, H2O का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे अब देखा जाए दोस्तों क्या बोला गया है हमारा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। जब कॉपर क्लोराइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि कॉपर को डायरेक्ट HCl से मिलाने पर तो डैश के निर्माण के कारण अम्ल का रंग पीला हरा हो जाता है। तो क्या क्या निर्माण होता है दोस्तों, अंत में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या प्रोडक्ट बन के आता है, जल बन करके आता है और CuCl2 बन करके आता है। क्या बन करके आता है, CuCl2। अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या जो हमारा प्रोडक्ट बन करके आएगा, जल भी बन करके आएगा और कॉपर क्लोराइड भी बन करके आएगा, कॉपर क्लोराइड बन करके भी आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो नीला रंग नीला हरा हो जाता है। तो नीला हरा रंग दोस्तों, क्या पानी हमारा नीला हरा रंग हो सकता है क्या, पानी का रंग नहीं बदल सकता है, पानी तो पानी होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा CuCl2, जो कि डी नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसको दोस्तों क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड या तो कॉपर क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण पाउडर बनता है। तो देखिए दोस्तों क्लोरीन का हमने क्या देखा था, जो बिना बुझा हुआ चूना था, सॉरी बुझा हुआ चूना जो था, इस बुझा हुआ चूना के साथ अगर क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, क्लोरीन गैस का अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। क्या करता है, CaOCl2, साथ ही साथ क्या करता है, H2O का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। तो किसके साथ रिएक्शन करने पर, बुझा हुआ चूना के पास, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना हमारा कौन कहलाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर का। तो बी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, ये हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये क्या बन गया, विरंजक चूर्ण बन गया। जब हम इस बुझा हुआ चूना के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे, नहीं सॉरी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, CaCO3 प्लस, साथ ही साथ क्या करता है, H2O को रिलीज करता है। क्या करता है, H2O को रिलीज करता है, यानी कि ये जो हमारा बन करके आता है CaCO3 दोस्तों, ये हमारा मार्बल कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्बल कहलाता है। या तो इसे हम चौक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मार्बल चौक कह सकते हैं, या इसी को दोस्तों चूना पत्थर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो इसका ये सारे नाम हो गए। लेकिन यहाँ पे जो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्लोरीन का करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, बुझा हुआ चूना है या बुझा चूना है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। संतुलित दोस्तों, संतुलित मतलब क्या दोस्तों, परमाणु दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए संख्या। अब देखिए बी ए, यहाँ पे कितना बी ए है, 2 Ba है, यहाँ पे भी 2 Ba है। अगर SO4 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ SO4 की बात करें तो SO4 यहाँ पे इधर है, SO4 यहाँ पर भी है। लेकिन SO4 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना है, 2SO4 है। लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया है, 3SO4। यानी कि पहला नंबर का क्या है, संतुलित नहीं है। क्या है, पहला संतुलित नहीं है। या तो फिर ये देखिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 3 दूना 6 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 दूना 4 क्लोरीन है। 2Ba, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2Ba है तो यहाँ पे 3Ba है। तो ये भी हमारा क्या संतुलित नहीं होगा। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए, परमाणु संख्या। Ba यहाँ देखिए, Ba यहाँ पर भी है, Ba यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी है, Cl2 यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। बी यहाँ पे देखिए, अब तीसरा को देखते हैं दोस्तों, Ba। अगर यहाँ पे दोस्तों Cl2 की बात करें तो यहाँ पे Cl3 है, मतलब ये क्या है, संतुलित नहीं है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा, सफेद अवक्षेप बनेगा। तो देखिए सफेद अवक्षेप बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके साथ क्या करते हैं, हम अमोनिया का क्या करते हैं, विलियम मिलाते हैं, अमोनिया का विलियम मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। एल्युमिनियम क्या होता है, अलग हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करता है, ClNH3 का होल 3 का निर्माण करता है।
क्या करता है, हॉल 3 का निर्माण करता है। तो ये जो हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो व्हाइट कलर के होता है। तो यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई द्विस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एजी जो है, एजी और बी आर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट से पहले क्या होगा, ये धातु, एजी हमारा क्या धातु है और पोटेशियम क्या धातु है। तो ये धातु और यहाँ देखिए दोस्तों, इसका अधातु यानी कि NO3 और ये एजी क्या होगा, पहले मिक्स रहा होगा, यानी कि एजी NO3 रहा होगा। क्या रहा होगा, एजी NO3 रहा होगा। और ये जो पोटेशियम है वो Br के साथ होगा, यानी कि KBr होगा। क्या होगा, KBr होगा। तो उसका जो ए और बी की जगह की बात करें तो ए बराबर AgNO3 होगा और बी बराबर क्या होगा, KBr होगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन पे दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि जो एसिड होता है उसके साथ जब बेस को मिलाया जाता है तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और साथ ही साथ हमारा ये क्या करता है, सॉल्ट निर्माण करता है, उसके साथ जल का निर्माण करता है, यानी कि लवण प्लस जल का निर्माण करता है। तो लवण प्लस जल बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, एसिड होना चाहिए पहले, और फिर क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। या तो बेस होना चाहिए या तो एसिड होना चाहिए, यानी कि दोस्तों एसिड और बेस का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए या तो रिएक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या है, एसिड नहीं है, ना तो ये एसिड है और ना ही क्या है, ये बेस है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो ना ही हमारा क्या है, ये एसिड है और ना ही क्या है, बेस है। और H2O की बात करते हैं, हमारा जल है। तो ये दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया हो ही नहीं सकता है। तो ए नंबर का ही क्या होगा, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर CaOH की होल 2 की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक बेस हो गया या तो क्षार हो गया, और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये हमारा अम्ल हो गया, फिर क्षार हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया। और कि ये दोनों ऑप्शन सेम है दोस्तों, सी और डी क्या है, दोनों ऑप्शन सेम दिया गया है। और ये भी हमारा अम्ल है, यानी कि अम्ल और क्षार का कॉम्बिनेशन BCD है। ए नंबर का क्या है, वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ना तो अम्ल है ना ही क्षार है। लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। लौह धातु यानी कि लौह धातु को क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं। और कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, Fe इस Cu को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ये Cu क्या करेगा दोस्तों, Fe हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। तो ये Fe क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और ये FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा। कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा। आयरन कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आयरन जो हमारा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, कम नहीं। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट को विस्थापित करता है, क्योंकि यह सल्फेट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील। सल्फेट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील नहीं दोस्तों, ये कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट को विस्थापित करता है, क्योंकि यह सल्फेट की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। सल्फेट की नहीं दोस्तों, कॉपर की तुलना में अधिक है, कम नहीं अधिक है। तो आयरन कॉपर सल्फेट विलयन को कॉपर से को विस्थापित करता है। आयरन कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पादन बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस H2O का उत्पादन। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जब इसका रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो CaOH2 का होल 2 का निर्माण करता है, साथ ही साथ हीट रिलीज करता है। तो ये जो हमारा कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहलाता है, या तो बुझा हुआ चूना कहलाता है, बुझा चूना कहलाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर ग्रे हो जाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। सबसे पहले क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हमारा होता है, AgCl।
AgCl में यानी कि सनलाइट दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा सनलाइट, यानी कि यहाँ पे हीट के रूप में सनलाइट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये Ag होता है और जो सिल्वर और क्लोरीन क्या होता है, ये दोनों टूट जाता है। क्या होता है, दोनों टूट जाता है, यानी कि विघटित होता है। तो ये विघटित होना या अवघटन होना या टूटना या डिकम्पोजिशन होना के कारण ही क्या होता है, ये धूसर ग्रे कलर का हो जाता है। क्या होता है, धूसर ग्रे कलर का हो जाता है। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का विल्वर क्लोरीन, विल्वर ये विस्थापित कहाँ करता है दोस्तों, ये तो पहले से एक प्रोडक्ट के रूप में, तो ये विस्थापित करने का बात ही नहीं उठेगा। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोरीन से अपघटन, अपघटन मतलब दोनों दोस्तों टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बी नंबर का ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ऑक्साइड और क्लोरीन में अपघटन, सिल्वर ऑक्साइड कहाँ से आ गया दोस्तों, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ऑक्साइड फिर नहीं, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट की विलयन के संपर्क में आती है तो रंग बदलकर डैश हो जाती है। लोहे की कीलें यानी कि Fe की बात करें दोस्तों, ये कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी कि सल्फेट के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। सल्फेट का यानी कि फेरिक सल्फेट बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या करेगा, आयरन विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करने के कारण ये FeSO4 का निर्माण करेगा, और जैसे FeSO4 का निर्माण करेगा, और ये जो FeSO4 का निर्माण करेगा, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो इसका जो कलर चेंज होगा वो दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, भूरा कलर हो जाता है। क्या होता है, भूरा कलर हो जाता है, यानी कि जंग लगने के बाद भी जो हमारा कलर होता है दोस्तों, ब्राउन कलर के हो जाता है लोहे में। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें अवक्षेप भी हमारा क्या होगा, प्राप्त होगा। अवक्षेप भी क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि जब किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट की बात होगा तो जो उत्पादक की तरफ या एरो की तरफ, एरो से पहले जो होगा उसमें दो कंपाउंड होना चाहिए। तो जो एक कंपाउंड का होता है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो NaSO4 और BaCl2 बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा दोस्तों, जो धातु होगा क्या करेगा, अधातु के साथ एक्सचेंज कर लेगा। ये सोडियम धातु ये Cl2 के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये जो सल्फेट होगा ये Bs के साथ, यानी कि क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा प्लस NaCl बना लेगा। क्या करेगा, NaCl बना लेगा, यानी कि धातु एक्सचेंज कर लेता है अधातुओं के साथ। यही होता है, क्या होता है, धातु अधातु के साथ एक्सचेंज कर लेता है। यानी कि बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना के साथ, और यानी जल का। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, एग्जामिनर कितना जल्दबाजी में कि दो ऑप्शन को एक साथ दे दिया है। निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर एल्युमिनियम को, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक धातु लेंगे, तो ये इसमें यहाँ पे कौन सा धातु होगा जो इस एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, इस एल्युमिनियम सल्फेट को के साथ में ये जो एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा एल्युमिनियम से, वही क्या करेगा, विस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, क न क मांगे आलू, इतने से हमें पता चल जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एल्युमिनियम नीचे है और मैग्नीशियम क्या है, हमारा ऊपर है। मैग्नीशियम क्या है, ऊपर है, यानी कि यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को रखेंगे तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर करके MgSO4 का निर्माण करेगा। क्या करेगा, MgSO4 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ एल्युमिनियम यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। तो कौन विस्थापित कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैग्नीशियम है वो एल्युमिनियम से क्या है, ऊपर है। और कॉपर या ऐसे आयरन की बात करें दोस्तों, तो ये सारा का सारा क्या है, एल्युमिनियम से नीचे होता है। ये दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ रहे थे तो हम इसके बारे में जान चुके हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इसमें से कौन सा अवक्षेप, किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO
3 का होल 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई। अब यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं, ये पोटेशियम यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये पीबी क्या करेगा, आई का निर्माण करेगा, पीबी के साथ आई का, और ये क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बनाने का, क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट का। तो सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे क्या होगा, हमारा मेन कंपाउंड के रूप में होगा, और ये हमारा अवक्षेप होगा। तो इस अवक्षेप का कलर की बात पूछा जा रहा है, इस अवक्षेप का क्या पूछा जा रहा है, कलर पूछा जा रहा है। इस अवक्षेप का कलर क्या होगा, तो इस अवक्षेप की कलर की बात करें दोस्तों तो ये क्या होगा, पीला होगा। क्या होगा, पीला होगा। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया N2 प्लस XH2 प्लस 2NH3 में X का मान क्या है। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन देखिए संख्या में दिया गया है, यानी कि इस रिएक्शन को क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें कितना रखना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं दोस्तों, संख्या को गिनते हैं। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है हमारा, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे 6 करने के लिए हमें यहाँ पे आगे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के जगह पर क्या होगा, x बराबर हमारा यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें, पूर्ण करें। तो देखिए दोस्तों अगर AgBr है, ये यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा क्या करेगा, ये टूट जाएगा। तो सिल्वर अलग हो गया है, तो यहाँ पे हमारा सिल्वर के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे जो तत्व है वही तो आएगा। चांदी यहाँ पे सिल्वर दिया गया है, तो Ag यानी कि, तो Br यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, Br आएगा। तो Br2, क्योंकि Br हमारा गैस है तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, इसलिए Br2 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। क्या करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि दो अभिकारक मिलकर के, दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट या एकल प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है या उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक से एक एकल उत्पाद का निर्माण, बिल्कुल दोस्तों एक नंबर का ही बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एकल अभिकारक एक एकल उत्पाद का बनाता है, बिल्कुल नहीं, केवल दो उत्पाद बनाते हैं, केवल दो तत्व अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। यानी कि ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ क्या करना है, जल का रिएक्शन करवाना है। और जल का रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा जो प्रोडक्ट निकल करके आता है CaOH2, साथ ही साथ हीट रिलीज होता है। और जो हीट रिलीज करता है वो हमारा उष्माक्षेपी रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है या तो उष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। उष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। तो यहां पे दोस्तों अब हम ऑप्शन को देखते हैं। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन हम किसे कहते हैं दोस्तों, जब एक सिंगल जो होता है वो टूटता है, सिंगल कंपाउंड जो होता है वो टूट करके अलग अलग भाग में बढ़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपघटन या तो विघटन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, हाँ दोस्तों ये संयोजन अभिक्रिया तो हो सकता है। संयोजन अभिक्रिया देखिए दोस्तों, जब दो प्रोडक्ट या दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो सकता है दोस्तों। अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है तो यहाँ पे हमारा संयोजन अभिक्रिया ही हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों दो उत्पाद मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, उसे ही तो हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो सी नंबर यानी कि बी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उष्मा शोषी हम उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसमें जब हीट हम देंगे तो ये क्या करेगा, टूटेगा, तो इसे विघटन भी बोल सकते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस हमारा कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस मतलब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मतलब क्या हो गया, जो नेचुरल गैस होगा हमारा, वो नेचुरल गैस होगा। ये नेचुरल गैस हमारा ऑटोमेटिक खुद ब खुद जलता है। तो खुद ब खुद जलने के बाद क्या होता है, ये क्या करेगा, हीट देगा। क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। तो हीट को जब रिलीज करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जो हीट रिलीज करता है वो ऊष्माक्षेपी कहलाता है, और जो हीट को अवशोषित करता है, खींचता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब प्राकृतिक गैस जलेगा तो वो हीट को रिलीज करेगा, और जो हीट रिलीज करता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो दी गई अभिक्रिया यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो दी गई अभिक्रिया क्या हो रहा है, यानी कि Na2, यानी कि ये Na क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, ये Na इसके Cl2 के साथ मिक्स हो रहा है, NaCl बना रहा है, और ये CO जो है इस Ca के साथ, यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ मिक्स करके यानी कि एक्सचेंज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो एक्सचेंज जब करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम जान चुके हैं कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी होगा, या अवक्षेपी अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी वो होगा। तो ऑप्शन को अब देखते हैं दोस्तों, द्विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि वो डबल डिस्प्लेसमेंट है तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगा और द्विस्थापन भी होगा। केवल विस्थापन बिल्कुल नहीं, केवल विस्थापन नहीं दोस्तों, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो विस्थापन कैसे हो सकता है, विस्थापन बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे द्विविस्थापन और संयोजन देता तो हो सकता था, लेकिन नहीं होगा दोस्तों। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर का सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? बुझा हुआ चूना बनना, बिल्कुल सही दोस्तों, बुझा हुआ चूना हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों जब भी हम बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है तभी हमारा हीट का रिलीज होता है, और प्राकृतिक गैस का जब जलता है तभी हमारा हीट का रिलीज होता है। तो जब हीट का निर्माण होगा, दो रिएक्शन जब हीट का निर्माण होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों श्वसन की बात करें तो श्वसन हमारा कैसे होता है, अब यहाँ पे देखिए श्वसन दिया गया है। तो बायोलॉजी में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है। साथ ही साथ क्या करता है, 283 किलो जूल कैलोरी यानी कि किलो जूल हीट यानी उष्मा को क्या करता है, या ऊर्जा को रिलीज करता है। क्या करता है, ऊर्जा को रिलीज करता है। तो जो यहाँ पे किलो जूल ऊर्जा निकलता है या हीट निकलता है, तो इसका मतलब क्या है, श्वसन भी हमारा एक क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों श्वसन यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि तीनों जो कथन कहा गया है, इस तीनों कथन से हीट रिलीज हो रहा है। क्या कर रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो जो हीट रिलीज करता है वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ये तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है, डैश कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम CaCO3 की बात करें, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये हमारा इस हीट जब देंगे तो ये क्या करेगा, CaO में रिलीज हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होगा। यानी कि ये क्या करेगा, वो अलग अलग, यानी कि एक से अधिक, मतलब एक प्रोडक्ट है और दो से अधिक कंपाउंड या प्रोडक्ट में रिलीज कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये जो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक क्या है, एक यौगिक है, और ये एक यौगिक जो है वो किधर है, अभिकारक की तरफ है।
तो अभिकारक सिंगल है। अभिकारक क्या है? सिंगल है। यानी कि एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है या निर्माण होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? अपघटन। अपघटन, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। या तो उसे हम विघटन भी कहते हैं या तो इसे हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि अपघटन रिएक्शन, यानी कि ए नंबर का ही क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्विस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था? ये जो सोडियम होगा इस SO4 के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि Na2SO4 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बच क्या गया हमारा? ये OH बच गया और ये Cu बच गया। तो ये क्या करेगा? ये Cu और OH मिल करके CuOH का होल 2 का निर्माण करेगा। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें दो कथन दिया गया है, दोनों कथन में कौन सा सही है यह पता करना है। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हम जान चुके हैं पहले कि एसिड और बेस जब भी मिलेगा तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा सॉल्ट बनेगा और H2O का निर्माण करेगा। तो सॉल्ट आने के लवण और जल का क्या करेगा? निर्माण करेगा, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अम्ल क्षार लवण जल, अम्ल क्षार लवण जल, यानी कि बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। यानी कि दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सत्य है। तो दोनों कथन सत्य, यानी कि दोनों कथन असत्य, दोनों कथन सत्य। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों आयनों के बीच होती है। क्या होता है? आयनों के बीच होता है या आयनिक यौगिकों के बीच होता है। क्या होता है? आयनों के बीच होता है, आयनों के बीच होता है या आयनों की यौगिकों के बीच होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह डैश का उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, AgCl क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? पराबैंगनी किरण, यानी कि सूर्य से जो सनलाइट हम सीधा लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पराबैंगनी किरण जो आती है वो सनलाइट से ही आती है, तो सनलाइट लिख सकते हैं। तो Ag हमारा अलग हो जाएगा और क्लोरीन यानी कि सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, Ag हमारा क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो जब भी टूटता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? अपघटन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटन रिएक्शन या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा। उष्मीय अपघटन, अपघटन हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ऊष्मा को रिलीज नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ऊष्मा को ले रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है। तो ये उष्मीय अपघटन नहीं होगा। प्रकाश अपघटे अपघटन अभिक्रिया, तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही नहीं दोस्तों। एथनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा प्रमुख उत्पाद होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम एथनॉल का सूत्र लिखते हैं। तो एथनॉल का सूत्र हमारा क्या होता है? CH। सबसे पहले दोस्तों हम एथनॉल का सूत्र लिखते हैं। तो एथनॉल का सूत्र का हमारा क्या होता है? CH। एथनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C2H6O। क्या होता है? C2H6O, या तो हम इसे लिख सकते हैं C2H5OH भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं OH पहचानने के लिए हम जानते हैं कि OH होता है वो एथनॉल होता है। अब इसमें क्या होता है? K2Cr2O7 का क्या होता है? रिएक्शन करवाया जाता है। क्या होता है? रिएक्शन करवाया जाता है। तो जब भी दोस्तों ये एथनॉल के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसमें हमारा एसिटिक एसिड निकलता है। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का निर्माण मेन कंपाउंड के रूप में होना ही होना होता है। क्या होता है? होना ही होना होता है। तो मेन कंपोनेंट के रूप में जो हमारा होगा दोस्तों, यानी कि इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या तो इथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड यानी कि ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो दोस्तों वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है।
तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों इतना क्वेश्चन करने के बाद तो आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? उष्माशोषी की बात करें दोस्तों, तो वो क्या करेगा, जो अपघटन अभिक्रिया होगा, जो टूटता है, तो टूटने से पहले क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या तो कुछ अवशोषित करेगा। क्या करेगा, अवशोषित करेगा। जैसे कि हमने दोस्तों देखा था, जो कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल का जो सूत्र हमारा होता है, इसमें क्या होता है, हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये क्या होता है, CaO में टूटता है। क्या होता है, CaO में टूटता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो इसमें हीट का अवशोषित कर रहा है, तो जो हीट को लेता है वो अवशोषित अभिक्रिया कहलाता है, और वो हमारा क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया भी होता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ की एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं को कहा जाता है, को कहा जाता है। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलोगे, एक पदार्थ। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की जो बाह्यतम कक्षा में होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और दोस्तों ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड का पेयर बनाता है। क्या बनता है, दोहरे बंध का पेयर बनाता है, जिसके ये दो इसके साथ, यानी कि ये अपना ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और यहाँ पे O2 का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में जो संख्या होता है वो 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, तीन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये क्या करता है, N2 का निर्माण करता है। क्या करता है, N2 का निर्माण करता है। तो ये हमारा जो निर्माण होता है दोस्तों, वो हमारा योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कॉम्बाइंड रिएक्शन कहलाएगा, या तो योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल या मदद मिल रही, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, अगर आप नए आ रहे हैं हमारे चैनल में तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।